हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मिता श्री। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले अध्याय को समझेंगे, जो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। आज की इस क्लास में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास क्या है, फिर विकास के अभिलक्षण क्या क्या है, विकास के कौन कौन से आयाम है, फिर वृद्धि क्या है, वृद्धि एवं विकास में अंतर, फिर अधिगम जानेंगे, विकास के बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध को देखेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि विकास, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, मतलब विकास क्या है। तो विकास के दो विकास मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों परिवर्तन होते हैं विकास में। मात्रात्मक मतलब जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मात्रात्मक को हम परिमाणात्मक भी कहते हैं। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, ठीक है, उसकी लंबाई, उसकी आकार में बदलाव आएगा, ठीक है, उसका हाइट बढ़ेगा, ठीक है। तो लंबाई, ऊंचाई, उसकी हाइट, ये सब में चेंजेस, ये सब में परिवर्तन को हम लोग मात्रात्मक चेंज कहते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। और गुणात्मक मतलब उसके व्यवहार में सुधार होगा, ठीक है, उसकी कार्यक्षमता का विकास, नई नई योग्यताएं बढ़ेंगी, ठीक है, मतलब न्यू स्किल्स का डेवलपमेंट होगा उसमें बच्चे में। फिर नई क्षमताओं का विकास होगा, ठीक है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, ठीक है, उसकी पूरी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो मतलब विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, मतलब ये एक संपूर्ण परिवर्तन है, ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है, ठीक है, बच्चे का, ठीक है। फिर है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक विकास हमेशा होते रहता है, ठीक है। बच्चे जब परिपक्व हो जाते हैं, मतलब मैच्योरिटी आ जाने के बाद भी, ऑर्गेनिज्म में जब मैच्योरिटी आ जाता है उसके बाद भी विकास रुकता नहीं है, विकास हमेशा कंटिन्यूअसली होते रहता है। ओके, जब कोई बच्चा, जब कोई इंसान, जब कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तो फिर उसके बाद भी, मैच्योर हो जाने के बाद भी भले उसका भले फिजिकल ग्रोथ रुक जाए, ठीक है, उसका ग्रोथ रुक सकता है, लेकिन विकास नहीं रुकता। हम मेंटली हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हम मेंटल लेवल पे हमारा डेवलपमेंट हमेशा होते रहता है। तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट जो है वो क्रमिक है, मतलब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक सीक्वेंस में होता है, वो एक क्रम के अनुसार होता है, ठीक है। ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, ये एक ऑर्डर वे में होता है, ठीक है। तो जैसे पहले बच्चा घुटनों के बल आगे बढ़ना सीखता है, ठीक है, पहले बच्चा घुटनों के बल आगे बढ़ना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर वो आगे जा कर के, फिर जब उसका थोड़े कुछ टाइम के बाद, वो जब उसका थोड़ा सा एज बड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो वो अच्छे से दौड़ना भी सीख लेता है। तो मतलब जो विकास होता है वो क्रमिक होता है, ठीक है, क्रम में होता है। पहले बच्चा शैशवावस्था में आएगा, ठीक है, शैशवावस्था से वो बाल्यावस्था में जाएगा, फिर बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था में आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है, ये एक क्रम के अनुसार होता है, मतलब जो विकास है वो क्रमानुसार होता है, ठीक है, वो क्रमिक प्रक्रिया है एक। और इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें जनरल से स्पेसिफिक की हम ओर जाते हैं, या सरल से जटिल की ओर जाते हैं। पहले हम सरल स्किल्स को, या सरल छोटी जो आसान चीज़ें होती हैं पहले हम उसको सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी, कॉम्प्लेक्स स्किल्स को भी फिर हम धीरे धीरे एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल टू स्पेसिफिक प्रक्रिया है। फिर जो
विकास है वो सतत है। सतत मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विकास के कौन कौन से अभिलक्षण हैं, मतलब विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विकास के, डेवलपमेंट के। तो पहला है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये एक कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसको हम लोग गर्भ से कब्र तक की प्रक्रिया भी कहते हैं विकास को, ठीक है। ये हमारे जन्म से पहले से स्टार्ट होके हमारे मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। फिर ये क्रमिक प्रक्रिया है, ये अभी हम लोगों ने देखा कि ये कैसे सीक्वेंस में होता है, ठीक है। फिर ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, मतलब इसमें हमारे मात्रात्मक मतलब हमारे जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है वो भी होंगे और क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों होंगे, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होंगे। जिसको हम लोग देख सकते हैं वो हो गया मात्रात्मक, और जिसको हम लोग देख नहीं सकते जैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, हमारे पूरी पर्सनालिटी, ये सब में जो चेंजेस होगा वो हो गया गुणात्मक। तो जो डेवलपमेंट है वो ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, बच्चों का। फिर है बहुआयामी। जो डेवलपमेंट है इसके कई सारे आयाम होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं। जो डेवलपमेंट है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये फिजिकल एस्पेक्ट में ही नहीं बल्कि ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। फिर है कि जो डेवलपमेंट है वो लचीला होता है। लचीला का मतलब है कि विकास का जो दर है, ठीक है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है या जो विकास है अलग अलग मतलब ये लचीला होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। इसका जो रेट है वो वैरी करता है। हमारा विकास पहले जिस दर से हो रहा था ज़रूरी नहीं कि हम आगे भी सेम रेट से डेवलप करेंगे या सेम रेट से हमारा डेवलपमेंट होगा। अगर हमें अच्छा माहौल मिले, ठीक है, अगर हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिले तो हमारा विकास और तेज़ी से हो सकता है। मतलब जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो फिक्स नहीं है, हमारा जो विकास का दर है वो फिक्स नहीं है। और विकास लचीला है, इसका मतलब ये भी है कि किसी क्षेत्र में हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा डेवलपमेंट किसी एक फील्ड में, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, या किसी क्षेत्र में हमारा जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है, ठीक है, तो उसका जो प्रोग्रेस है वो स्पोर्ट्स फील्ड में ज़्यादा होता है। किसी बच्चे का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छे से उसका ब्रेन ज़्यादा अच्छे से वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनता है। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो लचीला होता है, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, अलग अलग फील्ड में अलग होगा, इसका रेट अलग होगा, ठीक है। और है कि जो डेवलपमेंट है वो व्यक्तिगत अंतर उसमें की वजह से जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी अलग अलग होगा। अलग अलग बच्चे में अलग अलग डेवलपमेंट का जो रेट है वो अलग अलग होगा। व्यक्तिगत अंतर की वजह से हर किसी का विकास एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी एक्वायर कर लेता है, बट कुछ बच्चों को सेम स्किल डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी चीज़ को सीखने में या किसी को एक स्किल डेवलप करने में, और इसी वजह से विकास का जो दर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि एक टर्म है जिसको कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से जो डेवलपमेंट का रेट है वो सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि हम हर कोई एक जैसे नहीं होते, हमारा जो हम अलग अलग, हर इंसान अलग अलग है, इसलिए जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम विकास के आयाम को देखेंगे, मतलब विकास के कौन कौन से आयाम है, कौन कौन से टाइप्स है उसको देखेंगे। पहला है शारीरिक विकास, ठीक है। हमारा जो शारीरिक विकास है उसको हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के आकार में, लंबाई, ठीक है, उसके आकार में बदलाव आएंगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ये सब में परिवर्तन आता है। जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है उसमें बदलाव आएंगे, ठीक है। तो और जो शारीरिक विकास होता है इसमें हम दो तरह के स्किल्स को डेवलप करते हैं। पहला स्किल है, इसको हम लोग कहते हैं मोटर स्किल्स, ठीक है। तो पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स। दो तरह के मोटर स्किल्स को हम लोग डेवलप करते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और
फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, वो सारे मूवमेंट्स आ जाएंगे जो हमारे जो लार्ज मसल्स है, जो हमारी बड़ी मांसपेशियां हैं, उनके इस्तेमाल से जो हम मूवमेंट करते हैं। मतलब इसमें जितने सारे बड़ी बड़ी मांसपेशियां आ जाएंगी इसमें, ठीक है। बड़ी मांसपेशियों के इस्तेमाल से जो हमारे मूवमेंट होते हैं वो इसमें आ जाएंगी। ग्रॉस मोटर्स बड़ी मांसपेशी, ग्रॉस मोटर स्किल्स में बड़ी मांसपेशियां जैसे कि हमारे पैर, ठीक है, हमारे पैर हो गए, हमारी भुजाएं हो गई तो ये सब हो गया बड़ी मांसपेशियां। और ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे चलना, ठीक है, चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और फाइन मोटर स्किल्स में हम छोटी मांसपेशियों के इस्तेमाल से जो मूवमेंट करते हैं वो सब हो जाएंगे फाइन मोटर स्किल्स में, वो सारे मूवमेंट्स आ जाएंगे फाइन मोटर स्किल्स में। तो छोटी मांसपेशियां जैसे कि कौन से हो जाएंगे? हमारे उंगलियों के जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, हमारी उंगलियों में के इस्तेमाल से हम लोग जितने भी सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को होल्ड करना, ठीक है, पकड़ना, या लिखना, या कुछ भी आर्ट बनाना, कुछ भी ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब मतलब चित्रकारी करना, ये सब सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे इसके किसके? फाइन मोटर स्किल्स के। या बुनना, स्वेटर बुनना, ठीक है, स्टिचिंग वगैरह, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। बुनना, सिलना, ये सब सारे इसमें आ जाएंगे। या कैंची को पकड़ना, किसी भी चीज़ का काटना, ठीक है, तो कटिंग, पेपर कटिंग, काटना, ये सब सारे हो जाएंगे फाइन मोटर्स के स्किल्स हैं, ठीक है। फिर है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है जो बच्चे में जो समस्या समाधान का विकास होता है इसमें, ठीक है, समस्या समाधान का विकास होता है इसमें। फिर इसमें बच्चों में बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, बच्चों के बुद्धि का विकास संज्ञानात्मक विकास में आ जाएंगे। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटीज, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तार्किक क्षमता मतलब लॉजिक एबिलिटीज, तार्किक क्षमता का विकास होगा, तार्किक क्षमता का विकास। और क्या क्या आ जाएंगे इसमें? विचार करना, तर्क करना, ठीक है, ये सब सारे संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलप में आ जाएंगे। बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, संज्ञानात्मक कॉग्निशन का डेवलपमेंट अगर ज़्यादा होगा तो बच्चे की मेंटली बच्चा ज़्यादा शार्प बनेगा, ठीक है, चीज़ों को जल्दी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से वो समझ पाएगा। फिर है संवेगात्मक मतलब हमारे संवेग से जुड़ा हुआ है ये विकास, मतलब हमारे इमोशन से, हमारे फीलिंग्स से जुड़े हैं। इसमें बच्चे अपने इमोशंस या भावनाओं को मैनेज करना सीखता है। हमारे संवेग क्या क्या? हमारे इमोशंस जैसे कि फियर हो गए, ठीक है, एंगर मतलब क्रोध हो गया, भय हो गया, ठीक है, या आनंद हो गया, घृणा हो गया, प्रेम, ठीक है, या कष्ट। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे फीलिंग्स है, ये सब इमोशंस, इन सब इमोशंस को बच्चा मैनेज करना सीखता है। मतलब जब हम अपने संवेगों को, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है। संवेगात्मक विकास अगर किसी बच्चे में अच्छे से होगा तो वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया संवेगात्मक विकास। फिर है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब है कि बच्चा सामाजिक व्यवहार का विकास, इसमें बच्चे की सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। बच्चे समाज के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, बच्चे
समाज के मूल्यों, समाज के नियमों और परंपराओं के अनुसार अनुसार समाज के लोगों के साथ व्यवहार करना, ठीक है। और सामाजिक विकास में समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं बच्चे। वो ये समाज के लोगों के साथ मिलजुल के रहना सीखते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया सामाजिक विकास में। और है फिर भाषा विकास। भाषा मतलब जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब बच्चे जब बाल्यावस्था के प्रारंभिक समय में रहते हैं तब उनमें भाषा का विकास होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा हमारा क्या है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। हम लोगों के साथ बात करते हैं भाषा के द्वारा ही, ठीक है। तो भाषा का विकास से बच्चे में बोलना, बच्चे बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना, ये सब भाषा के विकास से ही पॉसिबल है, ठीक है। लिखना, बोलना, सीखना। और इसमें 4 तरह के कौशल का विकास होता है। पहला है लिसनिंग, मतलब सुनना, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। ये 4 स्किल्स होते हैं, ठीक है। ये 4 कौशल है, LSRW, ठीक है। राइटिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, सबसे ये जटिल होता है, जटिल स्किल है, कौशल है, इसलिए ये सबसे लास्ट में आता है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले बच्चा सुन के समझता है कि क्या बोला जा रहा है, फिर वो बोलता है, ठीक है, स्पीक करता है, फिर वो पढ़ता है, रीड करता है, फिर वो राइटिंग, फिर वो लिखना स्टार्ट करता है। तो भाषा का विकास बाल्यावस्था के प्रारंभिक समय में ही शुरू हो जाता है। फिर है नैतिक विकास। नैतिक मतलब मोरल डेवलपमेंट में बच्चे में क्या नैतिक है, कौन सा चीज़ अनैतिक है, मोरल इमोरल, क्या चीज़ अच्छा है, कौन सा अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। इसमें बच्चे अंतर देख पाते हैं, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, क्या सही है, सही गलत, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। ये सब में वो डिस्टिंग्यूज कर पाते हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि क्या सही, क्या बुरा है, क्या गलत है, और उनके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करते हैं, ठीक है। फिर है विकास। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ। हम लोग विकास पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ में क्या होता है, शारीरिक संरचना में बदलाव आता है, मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस जितने सारे होते हैं वो आ जाते हैं ग्रोथ में, ठीक है। इसमें बच्चे की फिजिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हैं, उसका शारीरिक आकार बदलता है, ठीक है। ये भौतिक विकास होता है, फिजिकल एस्पेक्ट्स में बस चेंज होगा, ठीक है। ये बस क्वांटिटेटिव चेंज है, जैसे हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, ठीक है। हाथ पैर का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब जो बुद्धि होता है वो बस भौतिक विकास होता है। और जो वृद्धि है वो निश्चित समय तक ही होता है, एक फिक्स्ड पीरियड तक ही होता है वो। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, जब ऑर्गेनिज्म जब मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो वृद्धि है वो रुक जाता है, ठीक है। मतलब ये सीमित होता है, ये लिमिटेड होता है ग्रोथ। अब हम लोग देखेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो पहला है मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब ये क्वांटिटेटिव चेंज है, बस इसके हाइट वेट मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस आएंगे। लेकिन जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होते हैं इसमें, ठीक है। फिर है विकास एक छोटा चरण है, मतलब विकास का एक छोटा चरण है। वृद्धि जो है वो विकास का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है विकास का। लेकिन जो विकास है वो एक विस्तृत शब्द है, मतलब ये एक ब्रॉडर मीनिंग होता है विकास का। इसका वृद्धि का मीनिंग नैरो होता है, जो ग्रोथ है वो नैरो होता है, लेकिन विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो ब्रॉड होता है। नेक्स्ट है कि विकास को हम देख सकते हैं, वृद्धि को हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम देख नहीं सकते, ठीक है। हम लोग जनरली देख सकते हैं कि बच्चा अगर हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो विकास है उसको जनरली हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है।
फिर है माप सकते हैं, मतलब जो वृद्धि है वो मेजरेबल है, इसको हम लोग माप सकते हैं। किसी का हाइट अगर बढ़ रहा है तो कितना बड़ा हम लोग देख सकते हैं, वेट कितना बढ़ा वो हम माप सकते हैं। लेकिन जो विकास है उसको जनरली मापना पॉसिबल नहीं है, इसको बस हम लोग आकलन कर सकते हैं, इसका बस आकलन करना पॉसिबल है, इसको मापना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि लर्निंग किसे कहते हैं, अधिगम क्या है। तो सीखने को ही अधिगम कहते हैं, किसी भी चीज़ को सीखना ही अधिगम है। जो भी हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, ठीक है, उसी को हम अधिगम कहते हैं, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। ये भी एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम अपने स्कूल में, हम अपने घर एवं हम अपने आसपास कहीं भी जो भी कुछ सीखते रहते हैं हम, ठीक है। तो हम अपने जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो भी हम सीखते हैं वही उसी को हम अधिगम कहते हैं। और ये हमारे अनुभवों का संगठन है, मतलब हम अपने एक्सपीरियंसेस से, हम अपने अनुभवों से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हम कुछ भी सीखते हैं, वही है उसी को हम अधिगम कहते हैं। हम बहुत कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जैसे हमारे जिस वजह से हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई बच्चा जलती हुई कैंडल को टच करता है तो उसका हाथ जल जाता है, ठीक है। तो फिर वो जलने का अनुभव प्राप्त करता है। तो फिर जब वो दूसरी बार जलता हुआ आग देखेगा तो वो नहीं टच करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसे छूने से क्या होने वाला है। तो मतलब उसने एक्सपीरियंस से सीखा, ठीक है। तो कुछ कुछ लर्निंग हम प्रैक्टिस से भी सीखते हैं, कुछ कुछ लर्निंग प्रैक्टिस से भी होता है। हम किसी चीज़ को परमानेंट सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार प्रैक्टिस के बाद हम किसी चीज़ को एक्वायर कर पाते हैं, कोई चीज़ को हम लर्न कर पाते हैं। तो जैसे कि बच्चा टेबल याद करने के लिए बार बार बोलकर या लिखकर प्रैक्टिस के थ्रू सीखता है, ठीक है। सो लर्निंग जो है वो हमारा सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, मतलब ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में लर्निंग जो है अधिगम हमें हेल्प करता है, हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट में। जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करता है, वो हमारे व्यवहार में चेंजेस लाता है, हम चीज़ों को सीखकर ज़्यादा काबिल बनते हैं, ठीक है। लर्निंग या अधिगम हमारा जो एम है, जो हमारा गोल है, उसको भी अचीव करने में मदद करता है अधिगम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे। तो पहला हम लोग देखेंगे कि गेट्स ने क्या कहा था। गेट्स ने कहा था कि गेट्स के द्वारा ये परिभाषा दिया गया था अधिगम के लिए। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ठीक है। ये गेट्स ने कहा था कि अनुभव, मतलब जो एक्सपीरियंस के द्वारा हम जो बिहेवियर में जो चेंजेस लाते हैं वही लर्निंग है, ठीक है। हम कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद जो हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उसी को हम लर्निंग कहते हैं। अब क्रो ने एक मनोवैज्ञानिक थे, क्रो, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था। उनके द्वारा दिए गए परिभाषा क्या था, उन्होंने कहा था कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। क्रो के अनुसार सीखना या अधिगम
जो हमारे हैबिट्स हैं, हमारे ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब जो भी हम नए हैबिट्स डेवलप करते हैं या जो भी हम नॉलेज या अभिवृत्ति जो हम, ठीक है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको जिसको हम अर्जन का मतलब एक्वायर करते हैं, वही है अधिगम, इसी को हम लर्निंग कहते हैं। और एक डेफिनेशन वुडवर्थ ने दिया था। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है, मतलब जो हम नए जो हम न्यू नॉलेज गेन करते हैं, नए हम जो प्रतिक्रियाएं, जो रिस्पॉन्सेस हमें मिलते हैं, ठीक है, जो नए अलग अलग चीज़ों से जो हम नई चीज़ें सीखते हैं, जो नॉलेज प्राप्त करते हैं, जो अर्जन करते हैं, हम अपने अंदर जो नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, जो उसी को हम क्या कहते हैं, वही है अधिगम, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। ये वुडवर्थ ने कहा था। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है अधिगम का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्टेजेस कौन कौन से हैं, मतलब डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज है प्रसव पूर्व अवस्था, मतलब ये है प्रीनेटल स्टेज, जो कि 40 वीक्स का होता है, या ये 280 डेज का होता है, 280 डेज या 9 मंथ्स एंड 10 डेज का अप्रॉक्स होता है ये। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उसको हम लोग उस अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। फिर है शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष का होता है। फिर बाल्यावस्था, जो 6 to 12 ईयर्स के बच्चों को कहते हैं। फिर किशोरावस्था, ठीक है, ये टाइम पीरियड्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर है वयस्कावस्था। क्वेश्चंस हमें अधिकतर शैशवावस्था या बाल्यावस्था से ही पूछा जाता है। ये तीनों स्टेज से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। शैशवावस्था जो होता है, ये जन्म से 6 वर्ष तक होता है। इसमें ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड माना जाता है शैशवावस्था को, क्योंकि इसमें शारीरिक विकास सबसे तेज़ी से होता है, शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज़ी से होता है। स्पेशली जो शारीरिक विकास है, जो फिजिकल ग्रोथ है बच्चे का, वो शैशवावस्था में ही सबसे तेज़ी से हो जाता है, शारीरिक विकास। ठीक है, सबसे तीव्रता से होता है। फिर यहाँ बच्चे में निर्भरता देखी जाती है। यहाँ बच्चा अधिकतर माता पिता के साथ बच्चा अधिकतर टाइम स्पेंड करता है। बच्चे निर्भर होते हैं मम्मी पापा पे। ठीक है, वो कोई भी चीज़ खुद से नहीं कर पाते। तो और इस चीज़ में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं बच्चे। जिज्ञासा होता है इसमें, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। ठीक है, क्यूरियसिटी देखी जाती है इस एज में, शैशवावस्था में। इस एज में बच्चा तेजी से चीज़ों को सीखता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था में रखा गया है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में इस एज में बच्चे इसको प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है इसको, क्योंकि बच्चे इस एज में स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्री स्कूल या प्राइमरी स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे इस एज में, इसलिए इसको प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। फिर इसको समूह आयु भी कहते हैं। समूह आयु मतलब इसको गैंग एज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा इसमें अधिकतर समय अपने एज ग्रुप के साथ बिताते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सेम जेंडर
के साथ ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपना टाइम, इसलिए इसको गैंग एज कहा गया है। फिर इसमें बच्चे इस एज के बच्चे को स्फूर्ति आयु भी कहा गया है, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत हुड़दम मचाते हैं बच्चे, बहुत भाग दौड़ उछल कूद बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको स्फूर्ति आयु भी कहा जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा इस एज में चंचल बहुत ज़्यादा होते हैं। इस एज को खेलकूद का एज भी कहा गया है, खेलकूद का आयु भी कहा गया है, ठीक है। फिर और बाल्यावस्था में जो विकास का गति है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। बाल्यावस्था में जो विकास का दर है ये इसमें स्लो हो जाता है। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बच्चे का विकास होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आके थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है। इसमें बच्चे में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। बच्चे आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे एकदम से कमाना या अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बट यहाँ पहले बच्चे निर्भर रहते थे अपने माता पिता से। वो खुद से खुद से नहाते नहीं थे, खाना भी उसकी मम्मी खिलाती थी, लेकिन यहाँ आत्मनिर्भर हो जाते हैं बच्चे, खुद से नहाने लगते हैं, ठीक है। वो स्कूल जाने की तैयारी खुद से करने लगते हैं, ठीक है। और इस एज में बच्चे में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो जाती है। मतलब इसमें बस इस एज में बच्चे कंपटीशन का एक बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन की भावना आ जाती है। इस एज में बच्चे एक दूसरे को देख के उनको सीखने लगते हैं, दूसरे को देख के उसमें अनुकरण की भावना आती है। बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें अनुकरण का भी बच्चे एक दूसरे को देख के अनुकरण या इमिटेट करने लगते हैं, इमिटेशन होता है, ठीक है, झूठ बोलने लगते हैं। ठीक है। और इस एज में भाषा का भी विकास होता है। भाषा विकास भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, भाषा विकास का इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये, ठीक है। इसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई सीखने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे बहुत छोटे होते हैं। इस स्टेज में बच्चे पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ अब स्कूल जाने लगते हैं। पढ़ाई लिखाई सीखना, ठीक है। अब है नेक्स्ट स्टेप है किशोरावस्था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किशोरावस्था में क्या क्या होता है। किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास का ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। किशोरावस्था या एडोलेसेंस में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बच्चे अपने शरीर के प्रति, ठीक है, अपने रंग रूप ये सब के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वो अपने 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 अपीयरेंस को लेके, फिजिकल अपीयरेंसेस को लेके, ठीक है, अपने रंग रूप ये सब को लेके बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस हो जाते हैं। इस स्टेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की तुलना में लड़कियां जो है वो उनका शारीरिक विकास ज़्यादा तेज़ी से होता है, ठीक है। लड़कियों का, गर्ल्स का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा फास्ट होता है इस एज में, किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास होता है इस एज में, ठीक है। बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है। बुद्धि का विकास इसमें सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसमें इस एज को आइडेंटिटी क्राइसिस कहा गया है। इस एज को आइडेंटिटी क्राइसिस का एज कहा गया है या स्टेज कहा गया है। एरिक एरिक्सन ने कहा था ये कि
एरिक एरिक्सन के द्वारा कहा गया था कि ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस का स्टेज है, क्योंकि इसमें बच्चे एक अपना आइडेंटिटी फॉर्म करने में लगे रहते हैं। ठीक है, बच्चे को अब मतलब कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये बच्चे इस एज में करते हैं। इस एज में बच्चे आइडेंटिटी फॉर्म करने में लगे रहते हैं। इसलिए एरिक एरिक्सन ने कहा था कि ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस का एज है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन स्टेनली हॉल के द्वारा बोला गया था। स्टेनली हॉल के द्वारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जो क्वेश्चन में कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। मतलब किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। मतलब जो किशोरावस्था जो है, एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। मतलब किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्टेनली हॉल ने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस स्टेज में इन्वायरमेंट का बहुत असर करता है बच्चों को। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे या तो बिगड़ जाते हैं या बहुत अच्छा बन जाते हैं। ठीक है, ये बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस स्टेज में। अगर ख़राब वातावरण में या ख़राब लोगों के साथ अगर बच्चा रहे तो बच्चा बिगड़ जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज में अगर इसी एज में इस किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में अगर बच्चे को अच्छा गाइडेंस मिल जाए बच्चे को, तो बच्चा आगे जाकर बहुत अच्छा कर पाता है। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है लाइफ का, जो एडोलेसेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस को, वृद्धि और विकास को। तो सबसे पहला है अनुवांशिकता। ठीक है, मतलब हेरिडिटी। अनुवांशिकता मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जो जीन्स का ट्रांसफ़र होता है, जो जीन्स हम अपने पेरेंट्स से बच्चे में जो हमारे अंदर जो ट्रांसफ़र होता है जीन्स का, ठीक है, वो क्या है? वो अनुवांशिकता है। तो इस वजह से बच्चे के शारीरिक गुणों को वो प्रभावित करती है, जैसे कि बच्चे का हाइट, वेट। ठीक है, ये भी उसके ये सब अफेक्टेड होता है जीन्स की वजह से, अनुवांशिकता की वजह से। ठीक है, जैसे आँखों का कलर, हेयर कलर, बच्चे का जो हेयर कलर है, या बच्चे का आँखों का रंग, हेयर कलर, उसका फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, उसका फेस कटिंग, ये सब सारा अनुवांशिकता तय करता है। ठीक है, कि बच्चे का जो जीन्स हम लोग को मिलता है, जो माता पिता से जो जीन्स हमें मिला होता है, वो जीन्स उसको डिसाइड करता है कि हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये वृद्धि और विकास में अफेक्ट करता है, वृद्धि और विकास को। ठीक है, अनुवांशिकता। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण जो है, बच्चे का पर्यावरण उसके वृद्धि एवं विकास में बहुत असर डालता है। अगर पर्यावरण बच्चे को सही नहीं मिला तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अच्छे से नहीं होगा। मतलब एक तो पर्यावरण होता है इंटरनल, मतलब जो आंतरिक पर्यावरण, मतलब जब बच्चा गर्भधारण के वक्त, मतलब जब बच्चा जन्म से पहले जो माँ के कोख में था, उस वक्त उसको कैसा इन्वायरमेंट मिला था। ठीक है, मतलब उस वक्त बच्चे को कैसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया था वो, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका स्ट्रेस, ये सब भी डिपेंड करता है कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होगा। मतलब ये क्या हो गया, ये आंतरिक पर्यावरण में आ गए, मतलब जन्म से पहले का पर्यावरण। और जन्म से बाद का पर्यावरण मतलब बच्चे किस माहौल में रह रहा है, किस माहौल में उसका ग्रो हो रहा है बच्चा। ठीक है, तो ये भी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत हद तक असर डालता है। फिर है पोषण, मतलब बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा है। ठीक है,
बच्चे को सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, ठीक है, बच्चे को एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस मिल रहा है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चे का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पे, उसका फिजिकल ग्रोथ, उसका मानसिक, शारीरिक, हालांकि जितने भी आयाम है सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए और जो न्यूट्रिशन है वो हर एक आयाम को, हर एक जो डेवलपमेंटल टाइप है, डेवलपमेंट के जितने भी टाइप्स है सबको वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो पोषण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है लिंग, मतलब बच्चे का जो जेंडर है वो भी उसके विकास और वृद्धि में प्रभाव डालता है। एडोलेसेंस या किशोरावस्था में लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से होता है, ठीक है। और लड़के और लड़कियों में जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उनके बिहेवियर्स भी अलग अलग होते हैं। जनरली लड़कियां इमोशनल होती है लड़कों की तुलना में, और दोनों की वॉइस भी अलग अलग होती है। सो जेंडर भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। हमने ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप सबने इस चैप्टर को एंजॉय किया और अच्छे से समझा। अगर मेरा यह क्लास आप सबको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।